रुपेश और उसका बेटा गौतम बड़ी देर से दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें खाना नहीं मिला था। तभी दोनों आपस में बातें करते हुए बोलते हैं। अरे बेटा, अभी तक तेरी माँ और तेरी बीवी खाना लेकर नहीं आई। क्या चक्कर है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा पापा, मैं क्या कहूं। बताओ, इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी रसोई बनाने का क्या फायदा हुआ जब घर की औरतें उसे इस्तेमाल ही नहीं करती। रुपेश और गौतम बात कर रहे होते हैं कि तभी हाथों में खाना लिए रुपेश की माँ सरोज और उसकी बीवी पूजा आ जाते हैं और सरोज बोलती है। माफ करना, थोड़ी देर हो गई खाना लाने में। वो क्या है ना कि खाना बनाते बनाते हमें भी जोरों की भूख लगने लगी, तो मैंने और माँ जी ने सोचा कि खेतों में ही बैठकर खाना खा लिया जाए। तो बस फिर हम खाना खाने लग गए थे और फिर उसके बाद हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। बहुत अच्छी बात है भाग्यवान। हमारा क्या है, हमें खाना मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है। पर आप दोनों का पेट तो भर जाना चाहिए ना। गुस्सा क्यों करता है बेटा, खाना ले तो आए हैं हम, चल खा लेना खाना। जी, इतनी मेहनत से बनाकर लेकर आए हैं, जल्दी से खा लीजिए ना। अपने गुस्से का घूंट पीकर दोनों बाप बेटा खाना खा लेते हैं, जिसके बाद पूजा और सरोज दोनों अपने अपने कामों में लग जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। गर्मी का मौसम खत्म होकर अब बरसात के मौसम की शुरुआत हो जाती है और ऐसे ही एक दिन रूपेश सरोज से बोलता है। भाग्यवान, बरसात के दिन आ गए हैं। अब तुम घर पर ही खाना बनाया करो, खेत में जाने की क्या जरूरत है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अब तो सबसे ज्यादा मजा आता है खेतों में खाना बनाने का। अरे इस वक्त खेतों में बारिश की वजह से मिट्टी गीली होती है और कई तरह के कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। अजी कुछ नहीं होता, खाना बनाना मेरी और बहू की जिम्मेदारी है। आपका काम बस खाना है, सलाह देना नहीं है। इतना कहकर सरोज वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रात से बारिश होनी शुरू हो जाती है और सुबह जैसे ही सरोज और पूजा उठते हैं तो देखते हैं कि बारिश झमाझम हो रही है। ये देखकर पूजा बोलती है। अब हम क्या करेंगे माँ जी? इतनी तेज बारिश में खेत में जाकर सबके लिए खाना नाश्ता कैसे बनाएं? अब तो हमें बारिश के रुकने का ही इंतजार करना पड़ेगा। और अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर हम क्या करेंगे? फिर जो होगा ऊपर वाला जाने, हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद रूपेश और गौतम भी उठ जाते हैं और फ्रेश होकर नाश्ते का इंतजार करते हैं। तभी सरोज और पूजा आती है और बोलती है। आज बहुत बारिश हो रही है, हम खेत में जाकर नाश्ता नहीं बना सकते। खेत में नहीं बना सकते माँ, तो घर पर बना दो, वहां जाने की क्या जरूरत है। जी, घर पर भी नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते बहू? घर पर बनाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि जरूरत का सारा सामान तो हम पहले ही खेतों में ले जाकर रख चुके हैं। हे भगवान, रोज रोज की तुम दोनों की खेत में रसोई बनाने की वजह से हमें समय पर खाना नहीं मिलता है। सच में दुखी हो गए हैं मैं और पापा आपकी इस खेत वाली रसोई से। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? हम जोमेटो से मंगवा लेते हैं ना। हाँ, जोमेटो वाले तो पागल है ना, जो इतनी बारिश में डिलीवरी करने के लिए निकले हुए हैं। गौतम की बात सुनकर पूजा और सरोज का बुरा सा मुंह बन जाता है, जिसके बाद सभी लोग बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। कई घंटे गुजर जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। वहीं भूख की वजह से सभी का बुरा हाल हो रहा होता है। तभी घर के गेट पर खटखटाहट होती है। पूजा जाकर दरवाजा खोलती है और सामने पड़ोसन शांति हाथों में एक थाली में पकोड़े और चटनी लिए खड़ी होती है। कैसी हो पूजा बहू? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप इस वक्त यहाँ पर? अरे मौसम बहुत अच्छा था ना, तो मैंने सोचा आज घर की रसोई में कुछ बढ़िया सा बना लूं, तो बस ये पकोड़े बना लिए। लो जल्दी से खा लो तुम भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। वैसे तुम्हारी खेत की रसोई तो आज ठप पड़ी होगी, तो तुमने कुछ बनाया कि नहीं? अरे हाँ, नहीं बनाया, बहुत कुछ खा पी कर बैठे हैं। बारिश है तो क्या हुआ, खेत वाली रसोई जिंदाबाद है हमारी। शांति पकोड़ों की थाली और चटनी पूजा को देकर चली जाती है। पकोड़े और चटनी देखते ही पूजा की लार टपकने लग जाती है।
जैसे ही पूजा पकोड़े की थाली और चटनी लेकर सभी के पास पहुंचती है, तभी एक झटके में सभी लोग पलक झपकते ही सारे पकोड़े सफा चट कर जाते हैं और पूजा देखती ही रह जाती है और बोलती है, ये क्या किया आप लोगों ने? मेरे लिए एक भी पकोड़ा नहीं छोड़ा। तो क्या करे बहू, भूख ही इतनी ज्यादा लगी हुई है। पापा एक काम करते हैं, शांति आंटी के घर ही चलते हैं, वहां पर पकौड़े खाएंगे और चाय भी पी लेंगे। गौतम और रुपेश शांति के घर चले जाते हैं और सरोज पूजा से बोलती है, पता नहीं कब बारिश रुकेगी और कब हम अपनी खेत वाली रसोई में जाकर अपने लिए कुछ खाने को बनाएंगे। तो माँ जी, तब तक क्या मैं भूखी ही बैठी रहूं? सब्र कर बहू, समझ ले कि आज तेरा करवा चौथ का व्रत है। अपनी सास की बात सुनकर पूजा बेचारी मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम ढलते ढलते आखिरकार बारिश रुक जाती है और दोनों सास बहू फटाफट से खेत में पहुंचती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से खेत में पानी जमा हो गया था और रसोई का आधे से ज्यादा सामान बारिश से खराब हो गया था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हाय राम, ये खेत में ये तालाब भी बन गया, हमारी रसोई पानी पानी हो गई। अब हम क्या करें? अब खाना कैसे बनाएंगे? अब क्या हमें इस तालाब के सूखने का इंतजार करना पड़ेगा माँ जी? अरे तब तक भूख के कारण मेरी तो समाधि बन जाएगी। कैसी बातें कर रही है तू बहू, ऐसे भूखे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो फिर क्या करें माँ जी, आप ही बताओ ना। अब जो है यही है हमारी रसोई, इसी में खाना बनाना पड़ेगा। चल बहू, कमर कस और घुस जा खेत में। दोनों सास बहू अपनी साड़ी को ऊंचा करके टांगती है और खेत के अंदर घुस जाती है, लेकिन गीली मिट्टी होने की वजह से दोनों रपट कर उसके अंदर ही गिर जाती है और पूरे तरीके से मिट्टी में गंदी हो जाती है। हाय, ये क्या हो गया? हम तो मिट्टी मिट्टी हो गए। मेरी तो कमर में लग गई है बड़ी जोर से। लगी तो मेरी भी है बहू, पर अब क्या करे? चल एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करते हैं। भगवान, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। खेत में रसोई बनाने का ऐसा नतीजा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। बहू, बातें बाद में बनाना, पहले चल खड़ी हो जा। दोनों सास बहू एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से रपटकर दोबारा से नीचे गिर जाती है। लगातार 3 बार गिरने के बाद चौथी बार आखिरकार दोनों जैसे तैसे खड़ी हो जाती है और खेत से बाहर निकलती है और वापस घर जाने लगती है। उन दोनों को मिट्टी में इस तरीके से गंदा देखकर पूरे मोहल्ले वाले उन पर हंसने लगते हैं। तभी शांति और मोहल्ले की एक औरत सरला उन्हें देखकर बोलती है, अरे क्या बात है, दोनों सास बहू मिट्टी में कुश्ती खेल के आई हो क्या? खेत में रसोई के साथ साथ लगता है दोनों ने स्नान करना भी शुरू कर दिया है। अरे जाओ जाओ, जाकर नहा लो, तुम दोनों को देखकर तो गली के बच्चे भी डर जाएंगे। खेतों में रसोई बनाने के चक्कर में बेचारियों की हालत क्या से क्या हो गई है। वाह रे वाह, मजा आ गया इन दोनों को देखकर। पूरे मोहल्ले के सामने खेतों में रसोई बनाने के चक्कर में सरोज और पूजा की जमकर खिल्ली उड़ जाती है। जैसे ही दोनों घर पहुंचती है तो उन दोनों की ऐसी हालत देखकर गौतम और रुपेश भी खूब हंसते हैं। दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में जाती है और नहा धोकर कपड़े बदलती है। तभी रुपेश बोलता है, भाग्यवान, कम से कम अब तो अपने दिमाग में इस बात को डाल लो कि बारिश में खेतों में रसोई कभी कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं, हमारी रसोई खेत में ही रहेगी, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो या चाहे तूफान। बिल्कुल, हम बारिश में भी अपनी रसोई खेत में ही चालू रखेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हम दोनों ने तो अपने खाने का प्रबंध कर लिया है, तुम अपना देख लेना। इतना बोलकर रूपेश और गौतम वहां से चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और बरसातों में भी पूजा और सरोज का खेत की रसोई में खाना बनाना चालू रहता है। धीरे धीरे बारिश के पानी और गीली मिट्टी में जरूरत से ज्यादा खड़े होने की वजह से दोनों सास बहू के पैरों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। गुजरते दिनों के साथ पूजा और सरोज की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनका चलना भी मुश्किल हो जाता है। रुपेश और गौतम उन्हें एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाते हैं
और वहाँ जाकर सारी बातें बताते हैं, जिस पर डॉक्टर पूजा और सरोज को समझाते हुए बोलते हैं। देखिए, आप दोनों सास बहू को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फंगल इन्फेक्शन हो गया है, और अगर आप चाहते हैं कि इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपके पैरों को ना काटा जाए तो आपकी भलाई इसी में है कि आप खेतों की रसोई छोड़कर घर की रसोई में ही खाना बनाना शुरू कर दें। डॉक्टर, घर की रसोई में हम दोनों से खाना नहीं बनता है। हम दोनों सास बहू को खेत की रसोई में ही खाना बनाने की आदत है। इसका कोई और इलाज नहीं है क्या डॉक्टर? इलाज है ना, आप दोनों अपने अपने पैर कटवा लीजिए और उसके बाद व्हील चेयर पर खेतों में बैठकर जितना मर्जी खाना बनाइए। नहीं नहीं, कभी नहीं, हम दोनों अपने पैर नहीं कटवाना चाहते। तो फिर आपकी भलाई इसी में है कि अब आप खेत से, खेत की मिट्टी से और बारिश के पानी से दूर रहें। रहने दीजिए डॉक्टर, समझाने का कोई फायदा नहीं। मेरी मानो तो डॉक्टर साहब, आप इन दोनों के पैर काट ही दीजिए। ये सास बहू तो खेत वाली रसोई में ही खाना बनाएंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी खेतों में खाना। मुझे मेरे पैर बहुत प्यारे हैं। और मैं भी नहीं। अब से हम दोनों घर पर ही खाना बनाएंगे। खेत की रसोई में खाना बनाने का ख्याल तो अब हम कभी अपने सपने में भी अपने दिल में नहीं लाएंगे। सरोज और पूजा की बातें सुनकर डॉक्टर गौतम और रुपेश तीनों ही जोर से हंसने लगते हैं। कुछ वक्त की दवाई और इलाज के बाद पूजा और सरोज के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और अब दोनों सास बहू आराम से घर की रसोई में खाना बनाती है, और फिर कभी खेतों में रसोई बनाने का ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लेकर आती। अदिति को बस स्टॉप पर खड़े हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक उसके यहाँ जाने वाली बस नहीं आई थी। वो गर्मी से बेहाल हो चुकी थी और उसकी बोतल में पानी भी खत्म हो चुका था। वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगी थी। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। अगर आज मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मेरा एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में होता। यहाँ इतनी दूर में पढ़ने के लिए ना आती मैं, वो भी छोटे से कॉलेज में जहाँ बस भी नहीं आती। अदिति थोड़ा और आगे चलती है तो उसे एक सफेद रंग का बड़ा सा घर दिखाई देता है, जिसके बाहर वाटर कूलर लगा हुआ था। यह देखकर अदिति खुश हो जाती है और बोतल निकालकर जल्दी से वहां से पानी भरने लगती है कि तभी एक सफेद रंग की गाड़ी उस घर के बाहर आती है और एक औरत उस गाड़ी से उतरती है। सुनो लड़की, मैं कई दिनों से घर पर नहीं थी। पता नहीं ये पानी सही भी है या नहीं। तुम एक काम करो, मेरे साथ अंदर चलो। मैं साफ पानी पीने के लिए देती हूँ तुम्हें। जी, मैं बहुत दूर से चल कर आई हूँ और बहुत तेज प्यास भी लगी है मुझे, इसलिए यहाँ से पानी भर रही थी। अगर एक बोतल पानी मिल जाता तो मैं आराम से घर पहुँच जाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम पानी ले सकती हो। क्या यहाँ पास में जो कॉलेज है तुम वहाँ पढ़ती हो? अरे मैम, आप तो अंतर्यामी निकली। नहीं नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यहाँ पास में यही एक कॉलेज है लड़कियों का, और कोई फैसिलिटीज इन लोगों ने दी नहीं है। बस भी यहाँ बहुत देर से आती है। मैंने देखा है बहुत बार लड़कियाँ यहाँ पर पानी के लिए भी परेशान रहती हैं, इसलिए मैंने ये वाटर कूलर घर के बाहर ही लगवा दिया। आओ तुम अंदर आओ और पानी पियो। मैं आज ही नौकरों से कहकर यहाँ का पानी साफ करवाती हूँ। ये सुनकर अदिति बहुत खुश हुई और उस औरत से प्रभावित भी। वो पानी की बोतल भर लेती है। एक नौकर उसके लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आता है। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस पानी की बोतल भर गई, यही बहुत है मेरे लिए। बस आती ही होगी। अब मैं चलती हूँ। और हाँ मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, अदिति नाम है मेरा, और मैं लास्ट ईयर में हूँ। बहुत अच्छा। घर में कौन कौन है? घर में तो बस मैं और मेरी माँ है। बाबा का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो गया था। एक बार फिर आपका शुक्रिया मैम, बहुत देर हो गई है। मेरी माँ चिंता करती होगी मेरी। अदिति पानी की बोतल का ढक्कन ठीक करते करते दरवाजे की तरफ आती है। तभी दरवाजे की साइड में उसे एक फैमिली फोटो नजर आती है, जो काफी पुरानी थी, ब्लैक एंड व्हाइट में। और उस फोटो में अपनी माँ की तस्वीर देखकर अदिति हैरान हो जाती है। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? ये फोटो? ये मेरी फैमिली की फोटो है। ये मेरे माँ बाप हैं और ये मेरी बड़ी बहन। बस यही एक फोटो है मेरे पास, और कुछ भी नहीं। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे। आपके गांव में बाढ़ आई थी ना? आपकी बड़ी बहन लकड़ियां लेने जंगल गई हुई थी और
आपके माँ बाप उस बाढ़ में बह गए थे? अदिति के मुंह से ये बात सुनकर वो औरत हैरान हो गई और उसने अदिति को कंधे से पकड़ लिया। ये सब तुम कैसे जानती हो? क्योंकि इस फोटो में जो आपकी बड़ी बहन है वो मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई थी। और ये सुनकर वो औरत अदिति को गले लगा लेती है। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन की बेटी मेरे सामने खड़ी है। मेरा नाम बरखा है, बताया होगा तुम्हारी माँ ने। और बसंती कैसी है? ये कहकर वो अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछने लगती है। अदिति भी अपनी मौसी के गले कस के लग जाती है और फिर उसकी मौसी खाने पीने का सामान मांगती है और अदिति को बहुत प्यार करती है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर जाती है। सुनो अदिति, कुछ मत कहना। मैं अपनी बहन की आंखों में देखना चाहती हूँ कि वो मुझे पहचान पाती है या नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा मौसी। मैं दरवाजा बजाती हूँ। ये कहकर अदिति दरवाजा बजाती है। बसंती दरवाजा खोलती है। मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। कब से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गई थी? इतनी गर्मी हो रही है बाहर। फिर वो अदिति के साथ बरखा को खड़ा हुआ पाती है। अपनी आंखों पर लगा हुआ चश्मा ठीक करते हुए वो ध्यान से बरखा को देखती है और एकदम से तेज चिल्ला पड़ती है। बरखा, तुम बरखा ही हो ना? सच सच बताओ, तुम बरखा ही हो ना? मेरी बहन। तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं बरखा। आखिर आज भगवान को मुझ पर दया आ ही गई और उसने तुम्हें मिलवा दिया मुझसे। दोनों बहनें बहुत देर तक गले लगाकर रोती रहीं। माँ, मौसी को अंदर आने दोगी तुम? हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई अंदर आना। अब मेरी बहन कहाँ थी तू? तुम्हें पता है, कई दिन जंगल में फंसी रही। जब मैं घर आई तो देखा घर था ही नहीं। गांव के कुछ बचे खुचे लोगों के साथ मैं भी वहां से दूसरे गांव चली गई। जैसे ही पानी का सैलाब आया, माँ ने मुझसे कहा कि संदूक में कुछ कपड़े, पैसे और जरूरी सामान रख लो और चलो। वो दोनों घर के बाहर खड़े हो गए और मैं जल्दी से संदूक में सामान डालने लगी। तभी बहुत जोर से पानी का बहाव आया और वो दोनों बह गए। मैंने संदूक को कस के पकड़ा और मैं भी पानी के साथ बहने लगी। सब खत्म हो गया, बस वो संदूक मेरे पास रहा। मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह थी। बस वहां से देखा तो रेलवे स्टेशन पास था। मैं रेल में बैठी और शहर चली आई। आज तक मैंने ये सब कुछ फिल्मों में देखा था। पहली बार अपने घर में ऐसी बातों को सुनकर मैं बहुत हैरान हूँ। अपने लोग किस तरह बिछड़ जाते हैं और देखो ना मौसी, आज किस तरह मिल भी गए हम। हाँ, आखिर आज हम लोग मिल ही गए। तू बता, कैसी है तू? घर में, परिवार में कौन कौन है तेरे? घर परिवार में मेरे पति हैं और मेरा एक बेटा है। मेरे पति का बिजनेस है और बेटा साथ में ही काम करता है उनके। फिर बरखा की नजर बसंती के घर पर जाती है। छोटा सा घर, जरूरत का कुछ सामान, एक कोने में बनाई हुई रसोई, कुछ कपड़े एक रस्सी पर टंगे हुए। उसने ध्यान से बसंती को देखा। फटी पुरानी साड़ी में, उम्र से ज्यादा बूढ़ी लग रही थी और अपनी बहन की इस हालत को देखकर बरखा को बहुत दुख हुआ। तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है बसंती दीदी। शायद मेरी किस्मत में यही सब था। जब मैं घर वापस आई तो पड़ोस में रहने वाली एक औरत ही बस मुझे वहां पर दिखाई दी। मैंने उसको सहारा दिया और वहां से निकाल लाई। हम दोनों साथ रहने लगे। फिर बेचारी ने किसी तरह मेरी शादी कर दी। मैं तो उसे माँ ही कहती थी। अदिति के जन्म के 1 साल बाद ही मेरे पति भी गुजर गए। जिंदगी में इतना दुख देख चुकी थी कि अदिति को खो न दूं, बस यही डर लगा रहता था। जैसे तैसे यहाँ शहर में आई और काम पकड़ लिया। बस सारी उम्र ऐसे ही निकल गई मेरी। दोनों बहनें अभी बातें ही कर रही थी कि लाइट चली गई और गर्मी से बरखा का हाल बेहाल हो गया। बसंती अपनी बहन को हाथ के पंखे से हवा करने लगी। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, आज पता चल रहा है। सुनो आदिति, चलो मिलकर सारा सामान इकट्ठा करते हैं। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगी। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तुम्हें पता है, उस संदूक में कुछ कपड़े माँ के, बाबा के और तुम्हारे मेरे थे। आज तक संभाल के रखे हुए हैं। और एक फोटो,
आज अगर मेरी बड़ी बहन मुझे मिल गई है तो क्या मैं उसे ऐसी हालत में रहने दूंगी? तुमने सोच भी कैसे लिया? अब तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ रहोगी। हाँ। लेकिन बरखा, तुम्हारे पति और बेटे ने अगर कुछ कहा तो तुम? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी। बल्कि वो तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बसंती दीदी, अब मैं तुम दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगी। चलो एक काम करो, ये सामान भी यहीं रहने दो। जो जरूरी है वो लो और चलो मेरे साथ। और बरखा ने उन दोनों को वहां नहीं रहने दिया। कुछ जरूरी सामान के साथ दोनों माँ बेटी बरखा की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर बरखा के घर आ गए। फोन करके बरखा ने अपने पति और बेटे को भी घर बुला लिया। बस एक ही कमी थी, मेरी बीवी की लाइफ में, वो भी आज पूरी हो गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी हमारे घर। मौसी, मेरा नाम रचित है। अक्सर मम्मी आप दोनों बहनों के बचपन की बातें मुझे बताती रहती हैं। अब हम सब साथ रहेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अदिति है। मैं हमेशा मम्मी से कहता था कि मुझे एक बहन चाहिए, और ये देखो आज मुझे मेरी बहन मिल गई। ये सुनकर अदिति बहुत खुश होती है। रचित अदिति के सर पर हाथ रखता है। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी अचानक से इतनी बदल जाएगी। बरखा और बसंती अब दोनों बहनें बहुत खुश रहती हैं। घंटों बातें करती रहती। अदिति का कॉलेज पास था, उसे लास्ट ईयर वहीं से ही क्लियर किया और फिर एक अच्छी जगह रचित के कहने पर उसकी नौकरी लग गई। क्या जरूरत थी तुम्हें नौकरी करने की? बस तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये काम किया, वरना एक भाई के होते हुए तुम्हें क्या जरूरत है? तुम बहुत अच्छे हो भाई, लेकिन ये मत भूलो कि जमाना बहुत बदल गया है और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। ये मेरा सपना था। मैं चाहती थी कि माँ के सारे सपने पूरे करूंगी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मौसी और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। कुछ दिन अपनी नौकरी का शौक पूरा करो और उसके बाद हम सब मिलकर तुम्हारी शादी करेंगे। और फिर एक दिन, बसंती दीदी चलो ना, बचपन में जो हम लोग खेल खेला करते थे आज वही खेलते हैं। कौन सा खेल? वो पर्ची बनाने वाला? हाँ हाँ वही। आपको तो सब याद है। ये देखो मैंने 4 पर्चियां बनाई हैं। याद है ना? हम बचपन में अपने सपने इसी तरह पर्ची पर बनाते थे और फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते थे। क्या बात है, आपके जमाने में इस तरह के गेम हुआ करते थे? ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या लिखा है मम्मी इसमें? वो पर्ची खोलने पर ही पता चलेगा। ये लो, मैंने पर्चियां उछाल दी। और तुम दोनों उठाओ अब इसमें से। 2 पर्ची तुम उठाओगी अदिति और 2 तुम। दोनों दो दो पर्चियां उठा लेते हैं। क्या लिखा है पर्ची में? एक पर्ची में लिखा है कि मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि आज हम दोनों बहनें साथ हैं। दूसरी पर्ची में लिखा है कि अदिति के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया है और हम धूमधाम से इसकी शादी करेंगे। तुम बताओ अदिति, तुम्हारी पर्ची में क्या है? इसमें लिखा है कि रचित अपनी बहन की सारी जिम्मेदारियां जिंदगी भर उठाएगा। और दूसरी पर्ची में लिखा है कि अदिति की शादी के बाद दीदी हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये अच्छा तरीका है अपनी बात मनवाने का। मुझे सब मंजूर है बरखा। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम दोनों बहनें साथ हैं। और फिर दोनों बहनें गले लग जाती हैं। अदिति और रचित मुस्कुराते रहते हैं।